हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सन्निता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। एक्चुअल में जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें केवल हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि हम ये भी पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन में आपने ये जो स्ट्रक्चर देखा है, दरअसल में ये नेफ्रॉन जो होते हैं आपके कई सारे गुच्छे होते हैं। अगर हम एक किडनी का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस किडनी के स्ट्रक्चर्स में आपने वहां पर पिरामिड्स देखे होंगे, इस तरह से छोटे छोटे पिरामिड्स, और इन्हीं पिरामिडों के अंदर करीब 360 से लेकर के 1000 तक के नेफ्रॉन इसी के अंदर ठुसे होते हैं। और ये सब एक एक यूनिट की तरह से वर्क करते हैं कि वो किस प्रकार से ब्लड को फिल्ट्रेट करके उनसे यूरिन निकाल लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेफ्रॉन के कुल कितने पार्ट होते हैं। तो एक्चुअल में नेफ्रॉन के ऑन द बेसिस ऑफ जब स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के आधार पर आप लोग ये जो इतना हिस्सा होता है, ये हिस्सा इनके कॉर्टेक्स में धंसा होता है, और जो हिस्सा कॉर्टेक्स में धंसा होता है उस हिस्से को हम लोग रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और जो हिस्सा पिरामिड्स में पड़े होते हैं उनको हम लोग रीनल कैप्सूल्स कहते हैं। तो देखिए, रीनल जो कैप्सूल्स होते हैं वो केवल इतना हिस्सा आता है, यानी ग्लोमेरुलस और हमारा बोमन कैप्सूल, यानी इतना हिस्सा हमारा रीनल कैप्सूल्स में आता है। और उसके बाद यहां पर प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इतना हिस्सा आता है रीनल ट्यूब्यूल्स में। अब आपने देखा होगा जो ग्लोमेरुलस है, दरअसल में है कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारे कैपिलरीज का ऐसे गुच्छा, और ये कैपिलरीज जिस प्रकार से गुच्छे के रूप में होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह गुच्छे के रूप में उलझे हुए होते हैं, और ये बन जाते हैं एक गुच्छा बन जाता है, और उसी गुच्छे को कहते हैं, यानी कैपिलरीज ऑफ ब्लड इज नोन एज द ग्लोमेरुलस। यहां पर कई सारे ब्लड कैपिलरीज आपस में जब गुच्छा बना लेते हैं तो आप उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और उस ग्लोमेरुलस के दो टर्मिनल में बहुत ध्यान से देखिए, एक हिस्से जहां से आर्टरीज ग्लोमेरुलस की तरफ आती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, और जो आर्टरीज ग्लोमेरुलस से दूर जाती है वो थोड़ी पतली होती है। तो जो ग्लोमेरुलस की तरफ आती है उसको हम लोग कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। एक्चुअल में रीनल आर्टरीज सीधे यहीं पर आकर के इंजेक्ट होती है। तो ये एफरेंट आर्टरियोल्स, और जब ये ब्लड यहां से फिल्टर होकर के निकलता है तो यहां पर हम इनको कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल्स। और उसके बाद एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स को एक सेल्स का एक यू शेप का स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर इनको बीच से कवर किए होते हैं, और जब इसको कवर किए होते हैं तो इन हिस्से को हम लोग कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। और ये जो बोमन्स कैप्सूल्स होते हैं, ये बोमन्स कैप्सूल का जो टर्मिनल एंड होता है वो टर्मिनल एंड बहुत सारे ऐसे लंबे एक सेल्स के रूप में, दरअसल मैंने इसको स्ट्रेट बनाया हुआ है, दरअसल में ये भी ऐसे ऐसे वेवी फॉर्म में होते हैं। तो इस नाते इसका नाम हो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। कन्वॉल्यूटेड मतलब वेवी फॉर्म। तो ये जो हमारा बोमन कैप्सूल के नीचे जो ट्यूब्यूल्स नीचे की तरफ जाते हैं, एक्चुअल में इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कि जैसे नीचे एंट्री करते हैं तो वो ट्यूब्यूल्स थोड़ी सी नैरोवर हो जाती है, और नैरोवर होकर के वो बहुत पतली हो जाती है, और ये एक यू शेप की ट्यूब बनाती है। और जो ये यू शेप की ट्यूब बनाती है इसका नाम है लूप ऑफ हेनले, या इसको हेनले लूप्स कहते हैं। और जब ये हेनले लूप्स आगे की तरफ बढ़ता है तो फिर ये स्वेल कर जाता है, और ये फिर वेवी फॉर्म में आ जाते हैं। और ये जो वेवी फॉर्म में फिर इनका डायमीटर फिर प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बराबर हो जाता है। तो जब ये वेवी फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर इनको हम लोग कहते हैं डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब इस प्रकार से बहुत सारे नेफ्रॉन के जो वेवी फॉर्म ये डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक मोटी सी डक्ट से कनेक्ट होती है। यहाँ कुछ यहां से कनेक्ट होगा, कुछ यहां से कनेक्ट होगा, इस प्रकार से। और जब बहुत सारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर एक वेवी ट्यूब एक ट्यूब से कनेक्ट होते हैं तो उस ट्यूब में एक्चुअल में यूरिन कलेक्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होते हैं, यानी अगर हम देखें इन स्ट्रक्चर्स में तो रीनल कैप्सूल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। कैप्सूल के दो हिस्से, बोमन कैप्सूल्स और ग्लोमेरुलस। और ट्यूब्यूल्स के कितने हिस्से, 3 हिस्से, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ जाते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है? एक्चुअल में जब नेफ्रॉन से जब इम्प्योर ब्लड बहुत सारे कंटामिनेशन को लेकर के नेफ्रॉन से होकर के पास आउट होता है तो वहां पर यूरिया का फॉर्मेशन होता है, और वो यूरिया जो है यूरिन के फॉर्म में बॉडी से पास आउट होते हैं।
तो दरअसल में होता है कि यूरिन फॉर्मेशन के कुल कितने स्टेप्स होते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन के कुल देखिए यहाँ पे 3 स्टेप्स मैंने बताया। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शंस और तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए आप कहेंगे सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस क्या होता है। देखिए जब फिल्ट्रेशन नॉर्मल मेम्ब्रेन लेयर से न होकर के विशेषकर सेलुलर मेम्ब्रेन को यूज करते हुए वहां से अगर यूरिन फिल्टर्ड आउट होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये होता कहां से है, ये होता है सबसे पहले ग्लोमेरुलस में। अब देखिए होता क्या है कि जब हमारा रीनल आर्टरीज इन प्योर ब्लड को लेकर के हमारे किडनी में एंट्री करते हैं तो उसमें हम सबको पता है कि वो चूंकि लीवर से आ रहा होता है तो लीवर से वो यूरिया लेकर के आएगा। तो जैसे ही वो एफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस में एंट्री करता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स का जो डायमीटर है वो इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से क्या होता है, चौड़ा होता है। तो यहां से ब्लड तो बड़े आराम से एंट्री करता है, लेकिन जैसे ही वहां से एंट्री करता है तो यहां से ब्लड उस प्रेशर से नहीं निकल पाता जिस प्रेशर से वो एंट्री किया होता है, क्योंकि जिसको दबाव देता है। तो जिसकी वजह से करीब 80 mm Hg के डिफरेंसेस की वजह से जो ब्लड यहां से एंट्री करता है वो यहां पर दबाव की वजह से प्रेशराइज्ड होने लगते हैं और यहां से ब्लड फिल्टर होने लगता है दबाव की वजह से। अब जब ये ब्लड फिल्टर होगा तो क्वेश्चन है कि इस ब्लड में निकलेगा क्या। तो देखिए ब्लड में आप सभी जानते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी ब्लड कार्पिकल्स और प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में ही सभी प्रोटीन, विटामिन और उसी में सारे यूरिनरी वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। तो होता क्या है कि जब ब्लड यहां से फिल्टर होता है तो इसमें केवल आरबीसी ही रह जाता है और बाकी सब कुछ प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा वो सब क्या हो जाते हैं। और प्लाज्मा के साथ सारे हमारे जो इसेंशियल विटामिन, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स वो सब कुछ इसी के साथ फिल्ट्रेट कर जाते हैं। तो जब एफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस से एंट्री करती है तो केवल आरबीसी के अतिरिक्त जो कुछ भी फिल्ट्रेट हो जाता है, सच ए प्रोसेस इज नोन एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस। तो जब ये फिल्ट्रेट होता है तो फिल्ट्रेट कहां पर होगा, एक कटोरी लाइक स्ट्रक्चर होगा, और उसी कटोरी लाइक स्ट्रक्चर जो आप ऐसा यू शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। बिल्कुल ऐसे कटोरी शेप स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल होता है, ऐसे कटोरी शेप स्ट्रक्चर का होता है। तो जब ये बोमन्स कैप्सूल्स में गिरते हैं तो बोमन्स कैप्सूल्स के सरफेस पर बहुत सारे सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम लोग पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। अब देखिए ये आप लोगों ने घर में देखा होगा, चाय छन्नी देखा होगा, जो छन्नी से चाय छानते होंगे तो जब चाय में ही तो हमारे सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो जब चाय से उसको फिल्ट्रेट करते हैं तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो चलनी क्या करती है, छान देती है। उसी प्रकार से एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो फिल्टर्ड होने लायक होते हैं उनको फिल्टर कर देती है नीचे। और आपने एक सिचुएशन सुनी होगी किडनी फेल्योर। किडनी फेलियर क्या होता है कि जब किडनी किसी भी चीज को न छान पाए तो मतलब उस वक्त क्या खराब होता है, हमारा पोडोसाइट सेल्स अगर खराब हो जाएंगे, नेफ्रॉन खराब हो जाएगा तो हमारे ब्लड में, हमारे यूरिन से कुछ भी बचेगा नहीं, वो सब कुछ हमारा शरीर उसको फिल्टर कर देगा। तो जब तक ये पोडोसाइट सेल्स सही है तब तक ही हमारा फिल्ट्रेशन काम बड़े आराम से करता है। तो जब ये फिल्टर्ड होते हैं तो फिल्ट्रेट में निकलते क्या है, उसमें हमारे सभी इसेंशियल मिनरल्स होते हैं, विटामिन होता है, वाटर होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन, सारे एंटीबॉडीज होते हैं, यूरिया भी होता है, आपका एक्सक्रीटरी ब्रेथ पर NaCl भी होता है। तो जब वो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड में एंट्री करते हुए इनके प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड दीवारों से वो जब जाता है तो देखिए जो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड की दीवारों में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स वो उनके अंदर बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं, उनके वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जब फिल्ट्रेट यहां से पास आउट होता है तो ये सेल्स दोबारा अपने सभी इसेंशियल कंपोनेंट को दोबारा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो ये एब्जॉर्ब क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा इसेंशियल मिनरल, जो बॉडी के लिए जो मिनरल चाहिए उनको कभी नहीं देगा बल्कि उनको दोबारा यहां से क्या कर लेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। और क्या रीएब्जॉर्ब करेगा, विटामिन तो बॉडी से निकालेगा नहीं क्योंकि हमारे बॉडी में हमेशा जरूरत पड़ती है, इसमें तो विटामिन को भी क्या कर लेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। और क्या एब्जॉर्ब करेगा, जितने इसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं वो सब कुछ क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करके वो किसको दे देगा, तो ये जो देखिए मैंने इफरेंट आर्टरियोल्स बनाया हुआ है वो दरअसल में हमारे प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को काफी डेंसली रैप्ड किया होता है। तो जब वो रैप्ड किया होता है तो वो उस रैपिंग के प्रोसेस में ECF से वो सारे जो हमारे फूड कंपोनेंट होते हैं दोबारा कहां चले जाते हैं, इफरेंट आर्टरियोल्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी में अब ये सारे कंपोनेंट तो चले जाएंगे लेकिन बचा क्या रह जाएगा, उसमें बचा रहेगा यूरिया, NaCl और वाटर।
तो जब इसेंशियल कंपोनेंट हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेता है तो इसी को कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मैंने सब नहीं एब्जॉर्ब किया, केवल कुछ चुनिंदा सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब किया। तो कुछ रीअब्जॉर्प्शन हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से होता है, कुछ रीअब्जॉर्प्शन हमारा लूप ऑफ हेनले में होता है, और कुछ रीअब्जॉर्प्शन हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से होता है। देखिए क्या क्या होता है, जब वो फिल्ट्रेट एंट्री करता है कहां पे, लूप ऑफ हेनले में, तो लूप ऑफ हेनले की दीवार काफी पतली होती है, और जब ये पतली होती है तो ये वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए ट्रांसफॉर्मेबल होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, अपने बचे हुए वाटर और सोडियम आयन, विशेष का सोडियम और क्लोराइड आयन को क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब जिसकी वजह से इसके अंदर क्रिटिनिन रह जाते हैं, वाटर रह जाता है और कुछ फास्फोरिक एसिड रह जाते हैं, और उसके साथ साथ में यूरिया। और जब ये एंट्री करते हैं यहां पर कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, जिसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, तो ये इसी नाते इसका ज्यादा वेवी बनाया गया ताकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर को ये बॉडी के साथ, मैंने एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के साथ लेके नहीं जा सके। इस नाते यहां पर ये वाटर्स को दोबारा क्या कर लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी जब वो हमारा ब्लड इन सारे प्रोसेस से होकर होता है, यहां पर जो यूरिया होती है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में पहुंच जाती है, और जब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में यानी लगभग वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में यूरिया का कॉन्सेंट्रेट होना यूरिया में आपकी यानी नेफ्रॉन में किडनी स्टोन को जन्म दे सकता है। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर एक हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन उसका नाम है एंजियोटेंसिन। उसका नाम है एंजियोटेंसिन। ये एंजियोटेंसिन जैसे ही निकलते हैं तो ये कलेक्टिंग डक्ट में वाटर को दोबारा क्या करते हैं, उतनी मात्रा में वाटर ऐड करते हैं जितने यूरिया जाते हैं डाइल्यूट होना शुरू कर दे। और जब यूरिया डाइल्यूट होना शुरू कर देता है तो डाइल्यूटेड यूरिया वो पहले यूरेटर में एंट्री करता है, और यूरेटर से वो कहां चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। और इस प्रकार से आपके जो ब्लड होते हैं, ब्लड से यूरिया फिल्टर होकर के वो दोबारा कहां पहुंच जाते हैं, आपके यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये जानते हैं यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है। तो देखिए, एक जो नॉर्मल एडल्ट होते हैं वो एडल्ट 24 घंटे में 1 to 1.5 लीटर, मतलब 1 से 1.5 लीटर यूरिन वो क्या करते हैं, सिक्रीट आउट करते हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है कि वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे सिक्रीट करते हैं, अगर वो उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और दूसरा है यूरिन का जो कलर, तो वो लाइट येलो कलर का होता है, और वो लाइट येलो कलर आता है बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम की वजह से। यूरोक्रोम आरबीसी का ही एक पिगमेंट होता है जो लीवर में पहले जाता है तो बाइल पिगमेंट में कन्वर्ट होता है, और वही बाइल पिगमेंट जब अल्टीमेटली आपके यूरिन से फिल्टर होता है तो वो यूरोक्रोम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसी की वजह से यूरिया का कलर हल्का सा येलो आता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1 लीटर यूरिन का जो कंपोजिशन होता है, तो देखेंगे कि 1 लीटर यूरिन में वाटर जो होता है मैक्सिमम लेवल पे होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, 900 to 950 cc, मतलब 900 ml लगभग क्या होता है, पानी होता है। और उसके बाद उसमें NaCl की जो मात्रा होती है वो 9 ग्राम के आसपास होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड का जो अमाउंट होता है 0.4 ग्राम के आसपास, इसका अमाउंट हमेशा यहाँ पे कम होना चाहिए। अगर ये ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा तो ये सबसे पहले क्रिस्टल के फॉर्मेशन में आपकी किडनी में क्या होता है, जमा होना शुरू कर देगा। दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड 2.5 ग्राम के आसपास सिक्रेट आउट होता है। यूरिया जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, करीब 25 ग्राम। ये चूंकि साल्ट है, साल्ट में यूरिया सबसे ज्यादा निकलता है। उसके बाद यूरिक एसिड, ये हमेशा 1 ग्राम से कम ही होना चाहिए। क्रिटिनिन, ये 1 ग्राम से ही या 1 ग्राम से कम ही होना चाहिए। जैसे ही बॉडी में क्रिटिनिन या यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो हम यहां से उसका अमाउंट मेजर करके हम लोग उनके बॉडी के बारे में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं हीमोडायलिसिस, लास्ट और अंतिम टॉपिक। तो हीमोडायलिसिस क्या होता है? तो देखिए बच्चों, आपने देखा होगा जब किसी पर्सन की किडनी फेल्योर हो जाती है तो आपने देखा होगा उसको एक डायलिसिस मशीन पे चढ़ाते हैं। मतलब उसको डायलिसिस मशीन पे डाल करके उसके वेन से एक ब्लड का एक ट्यूब्यूल्स निकाल करके उसको एक मशीन के अंदर डालते हैं, फिर मशीन के अंदर वो ब्लड फिल्टर्ड होता है और फिर उसी मशीन से एक दूसरी वेन्स मतलब दूसरे ट्यूब्यूल्स निकाल करके उसके दूसरे वेन में इंटर करा दिया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डायलिसिस। अब क्वेश्चन होता है ये हीमोडायलिसिस होता कैसा है? तो देखिए सबसे पहले पढ़िए जाने की कि हीमोडायलिसिस होता क्या है। तो देखिए मैंने लिखा है इन द सिचुएशन ऑफ किडनी फेल्योर। क्या फेल्योर? किडनी फेल्योर। मतलब जब शरीर के पोडोसाइट सेल्स यानी किडनी के पोडोसाइट सेल्स जब फिल्टर करना काम बंद कर देते हैं तो ब्लड इज
फिल्ट्रेट थ्रू द डायलिसिस मशीन। और तब ब्लड किससे फिल्टर होता है? एक ऐसे ही एक मशीन से फिल्टर होता है। उस मशीन का क्या नाम है? हेमोडायलिसिस मशीन। और ये करता क्या है? इट रिमूव यूरिया एंड एक्सेस साल्ट। मैंने आपकी बॉडी में जो वही 25 ग्राम जो यूरिया बढ़ गया है और उसके साथ जो क्रिएटिनिन और दूसरे जो साल्ट अभी ब्लड में है, तो वो यहां से क्या हो जाते हैं? रिमूव फ्रॉम ब्लड। तो इनको ब्लड से रिमूव कर दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहां से डेफिनेशन बन जाती है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय डायलिसिस मशीन इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। तो देखिए ये हीमोडायलिसिस मशीन में होता क्या है? एक्चुअल में एक बड़ा सा प्लास्टिक का डब्बा होता है और उस डब्बे के अंदर इस तरह से ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये ट्यूब्यूल्स बड़े स्पेशल होते हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये सेलोफेन के ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये वही सेलोफेन के ट्यूब्यूल्स होते हैं जो आप लोगों के आरओ के अंदर मेम्ब्रेन का काम करते हैं, जो बहुत काफी कॉस्टली आते हैं। और वही मेम्ब्रेन के ट्यूब्यूल्स पूरी तरह से ये भरे होते हैं। अब होता क्या है कि आप जैसे कोई एक पर्सन है जो कि जिसका किडनी फेल्योर हो गया है, तो उसके यहां से कोई भी एक वेन से यहां से एक सलाइन डाला जाता है और सलाइन डाल करके वहां से उसका ब्लड निकाल दिया जाता है। और वो ब्लड जब सलाइन से निकलता है तो उस सलाइन का दूसरा हिस्सा कनेक्ट होता है इस मोटर से। ये मोटर धीरे धीरे ब्लड को खींचता है। तो ये जब मोटर चलता है तो ब्लड जो होता है वो धीरे धीरे एंट्री करता है कहां पर? इस बॉक्स के अंदर आ जाता है। और इस बॉक्स के अंदर भरा होता है 5% NaCl सोल्यूशन। मतलब उसमें और कुछ नहीं भरा होता बच्चों, बल्कि नमक का पानी होता है। तो चूंकि नमक के पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो जैसे ही ये ब्लड विथ प्यूरिफिकेशन ये यहां पे एंट्री करता है, तो ये यहां से यूरिया को खींच लेता है। यूरिया, एक्सेस साल्ट जो प्यूरिफिकेशन वाले जो भी मैटर होते हैं वो सब फिल्टर होना शुरू करते हैं और यहां पे रह क्या जाता है? केवल आपके ब्लड रह जाते हैं। अब वो ब्लड जब ये फिल्टर ये जितना लंबा होगा उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता है। तो दरअसल में होता है कि जब यहां पे करीब जब खून आता है तो यहां पे करीब 1.5 लीटर खून फंस जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो इंसान वहां पर होता है उसको एनीमिक हो जाते हैं, उसके ब्लड में बॉडी में यूरिया की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में उसको ऊपर से ब्लड चढ़ाया जाता है ताकि वो ब्लड की जो यहाँ पे आ जाने की वजह से जो ब्लड की फेल्योर की जो शिकायत आती है वो वहां पे ना हो, इसलिए तो उसको एक एक्स्ट्रा ब्लड चढ़ा दिया जाता है। और जब तक वो ये ब्लड धीरे धीरे फिल्टर होकर के जब दूसरे पाइप से निकलता है तब तक ये अपने मैक्सिमम यूरिया को क्या कर देता है? यूरिया जो 25 ग्राम यूरिया होते हैं, जो साल्ट होते हैं, जो कैल्शियम मिनरल के साल्ट होते हैं, NaCl होता है, वो सब धीरे धीरे इस पानी के अंदर आ जाता है। अब यहां पर जो पानी इंप्योर हो जाता है तो उसको यहां से निकाल लिया जाता है। यानी यहां से NaCl का सोल्यूशन डाला जाता है और यहां से वो लगातार निकलता रहता है। और जो यहां पे प्योरीफाइड ब्लड होता है, यहां पे क्या निकलता है? प्योर ब्लड निकलता है जिसमें इंप्योरिटी नहीं होती। अब ये ब्लड निकाल करके उस व्यक्ति के वेन्स में चढ़ा दिया जाता है और इस प्रकार से किडनी का काम बॉडी के बाहर हो जाता है। तो चूंकि बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है और बड़ा महंगा प्रोसेस है, इस नाते जिसके भी किडनी फेलियर होते हैं तो जितने दिन तक वो इस डायलिसिस मशीन पर रह करके वो जिंदा रह सके। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन बच्चों के सभी आंसर को मैं दे करके उनको सेटिस्फाई कर सकूं। और वीडियो को लाइक, कमेंट करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।